सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो तृतीय अंक है उसकी व्याख्या का विस्तार से विवेचन करेंगे। अब तक 2 अंकों की व्याख्या भाग हमने संपूर्ण कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं तृतीय अंक पर। तृतीय अंक में जो बातें हैं वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के लिए, मैंने आपको बोला था कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पहले एक बार इस नाटक को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर जो हमारा व्याख्या भाग है उसके द्वारा इसे और अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। तो तृतीय अंक भी वही ऐतिहासिक परिवेश है। ध्रुव स्वामिनी जो सकराज है उसकी मृत्यु के बाद ध्रुव स्वामिनी वापस से अपने राजमहल में आ जाती है और राजमहल में आने के बाद वो एक स्थान पर बैठी हुई है। आगे क्या होता है इस तृतीय अंक में जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है। देखिए, शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ है। 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामिनी पादपीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों में, होठों में उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। यानी देखिए, देश काल और वातावरण और वहाँ की वेशभूषा और मंच की साज सज्जा, जो रंगमंच है उसको किस तरह से मंचित किया जाना है, ये सारी चीज़ें प्रसाद जी ने अपने नाटक की शुरुआत, तृतीय अंक की शुरुआत में इस तरह की बातें यहाँ बता दी हैं। बाहर कुछ कोलाहल होता है, बहुत शोर उठता है। एक सैनिक का प्रवेश, वो प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामिनी चौंक कर, क्या? सैनिक, विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है डैश डैश डैश। यानी कुमार, यहाँ कुमार हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और जो जिसके लिए कहा जा रहा है महाराज, राजाधिराज, वो है रामगुप्त। तो अब जब रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा नहीं कर सके और चंद्रगुप्त ने उनकी रक्षा की है, तो अब सभी लोग चंद्रगुप्त को की जो साहसिकता है, चंद्रगुप्त का जो शौर्य है, उनका जो पौरुष है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। इसलिए सब लोग अब चंद्रगुप्त को ही सब कुछ अपना मानते हैं और रामगुप्त को सभी लोग क्लीव कहते हैं कि ये तो बहुत ही कायर है। ध्रुव स्वामिनी भी रामगुप्त से परेशान है, तंग आ गई है, और वो भी मन ही मन चंद्रगुप्त को और भी ज़्यादा चाहने लगती है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, क्या कहा? यही ने कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावें, कि मुझसे पूछकर अब राजा यहाँ आएंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। सैनिक जाने लगता है, उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? ध्रुव स्वामिनी जानना चाहती है कि जिसने मेरी रक्षा की है उस शख्स की तबीयत अब किस प्रकार की है। सैनिक बताता है, घाव चिंताजनक नहीं हैं, उन पर पट्टियां बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं, कि अब कुमार बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें अब विश्राम की आवश्यकता है। ध्रुव स्वामिनी, अच्छा जाओ। सैनिक प्रस्थान कर जाता है। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है,
जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी क्षमा कीजिए। एकदम से मंदाकिनी उसे भाभी बोलती है, भाभी का संबोधन देती है, और बाद में एकदम से इस संबोधन के बाद वो झेंप भी जाती है, झेंप जाती है। इस संबोधन के बाद वह झेंप जाती है। वो झेंप इसलिए जाती है कि एक तरफ तो वह जब दूसरे राज्य को सौंपी जा रही थी, शकराज को, उस समय उसकी रक्षा करने के लिए, ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन अब जब चंद्रगुप्त ने उसकी रक्षा की है और अब वो जब अकेली नहीं है, तब उसे सब लोग या तो महारानी कह रहे हैं या फिर उसको भाभी का संबोधन दे रहे हैं। इसलिए मंदाकिनी है वो एकदम से सकपका जाती है और अपनी बात को ठीक करते हुए उसे भाभी की बजाय महादेवी कहने की बात वो कहती है। ध्रुव स्वामिनी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी है, उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, चाहे भूल से ही कही हो, लेकिन क्या तुम्हारा जो भाई है, जो रामगुप्त है, उसने मुझे आज तक अपनी पत्नी का दर्जा उसने मुझे दिया है, काश कि ऐसा होता। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? पुरोहित का प्रवेश, सैनिक का प्रस्थान। ध्रुव स्वामिनी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। इंद्रजाल बिल्कुल, कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस ताने बाने में उलझ रही हूँ यहाँ पे। मैं न तो महादेवी हूँ और न ही तुम्हारी भाभी हूँ। दोनों ही जो उपमान तुमने मुझे दिए हैं ये ठीक नहीं दिखाई पड़ते मुझे। पुरोहित को देखकर वह चुप रह जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूं? पुरोहित भी उनकी बातों से कुछ समझ नहीं पाता है कि महादेवी को आखिर हो क्या गया है। मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्त्ययन करने आया था, किंतु आप तो कहती हैं मैं महादेवी ही नहीं हूँ। स्वस्त्ययन यानी जब कभी कोई अशुभ कार्य हो जाता है तो उस अशुभ को की जगह उस कार्य को शुभ करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे स्वस्त्ययन कहा जाता है। तो मैं पुरोहित कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ चीज़ें सही हो जाएं। ध्रुव स्वामिनी कहती है तीखे स्वर में, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। जो महादेवी की पदवी से तो पहले ही वंचित हो गई होगी, क्योंकि जब महादेवी थी तो मेरे अधिकार बहुत ज़्यादा थे और मैं किसी भी दूसरे पर पुरुष के पास नहीं भेजी जा सकती थी। लेकिन जब मेरे अधिकार सीमित कर दिए गए और मुझे एक पराई स्त्री की भांति शकराज को सौंप दिया गया, तब मेरे अधिकार नष्ट हो गए थे और अब मैं कहाँ महादेवी हूँ। महादेवी होती तो मैं शत्रु के पास उपहार के लिए नहीं भेजी जाती। ये बहुत बड़ी टीस है, ये बहुत बड़ी एक तरह से दुख है ध्रुव स्वामिनी को, जो वो पुरोहित के साथ बांट रही है। मंदाकिनी, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं, तो आपको क्या कहें? ना आप महारानी बनना चाहती हैं, ना भाभी बनना चाहती हैं, तो हम आपके साथ किस तरह का बर्ताव करें? ध्रुव स्वामिनी कहती है भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो,
यदि तुम्हें भाभी भाभी कहने से तुम्हारा जी ठीक रहता है, तुम्हारा मन शांत होता है, तो कह लो। इन्हीं क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। ये अपने विवाह की बात याद दिला रही है ध्रुव स्वामिनी। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही ना मिला। मुझे कभी उनसे बातचीत करने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध का संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया कि तभी मैंने उनसे अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी कि मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री चाहती है कि वो अपने पति से अपनी रक्षा करवाए। जब उसकी जो उस स्त्री की जो इज्जत पे बनाती है तो उसका पति ही उसकी इज्जत की रक्षा करता है। तो मैंने भीख तक मांगी थी, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे वो भीख भी नहीं मिली और वह भीख भी नहीं मिली। और मैं बलि पशु की तरह, जिस पशु की बलि देते हैं उससे पूछा तक नहीं जाता, क्योंकि उसे तो मरना है। जैसे बकरे की बलि देते हैं तो बकरे से पूछा थोड़ी जाता है कि भाई तेरी तेरी बलि चढ़ा रहे हैं तो तुम्हें मरना है या नहीं मरना, जाना बलि देनी है या नहीं देनी। उसी भांति बिल्कुल मुझसे भी पशु का व्यवहार किया गया और बलि पशु की तरह ही मुझे अकरुण आज्ञा दी, जिसमें करुणा का कोई नामो निशान नहीं था। मैं तो रो भी नहीं सकती थी कि डोर में बंधी हुई, और आज्ञा की डोर, एक स्त्री है वो पति को सब कुछ मानती है और उसकी बात को कभी काटती नहीं है, नकारती नहीं है। इसलिए उसकी आज्ञा की डोर में बंधी हुई शक दुर्ग में भेज दी गई और मुझे वहाँ पर शत्रु के दुर्ग में भेज दिया गया। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो, तो तुम बताओ कि भाभी का वास्तविक अर्थ क्या हुआ यहाँ पर। तो ध्रुव स्वामिनी और मंदाकिनी दोनों ही स्त्री पात्र हैं और दोनों ही स्त्री को सम्मान दिलाना चाहती हैं। उन सम्मान से जीने का हक हर स्त्री को होता है, लेकिन यहाँ मंदाकिनी अपने भाई के का जो प्रेम है उसमें थोड़ा सा अपनी भाभी का तिरस्कार कर देती है शुरुआत में। लेकिन अब जब ध्रुव स्वामिनी की रक्षा चंद्रगुप्त ने की है और ध्रुव स्वामिनी अब एक बार पुनः इस राज्य की बहुत ही ये कहें कि विदुषी या बहुत ही वीरांगना के रूप में यहाँ सामने आती है ध्रुव स्वामिनी, तो मंदाकिनी उसे एक बार पुनः भाभी का संबोधन देती है कि आप मेरी भाभी हैं। तो मंदाकिनी इस बात पर फिर से सिर झुका लेती है और कहती है कि यह गर्हित, घटिया और ग्लानिजनक प्रसंग है। इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा लज्जा आती है कि मैं क्या करूं। मेरा भाई इतना क्लीव है, इतना कायर है कि मैं तो आपको भाभी कहने के लायक भी नहीं हूं। वह अपने सिर को झुका लेती है। आगे पुरोहित जी बातचीत करते हैं और ये जो नाटक है उसका तृतीय भाग इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आज की व्याख्या में बस यहीं तक। आगे की जो व्याख्या भाग है उसमें हम आपसे अपने YouTube चैनल पर दोबारा से ऐसे ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।